नमस्कार मित्रों, आप सभी को मैं डॉक्टर विजय देवी सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज फिर दोबारा हाजिर हूं एक छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। आप कहोगे सर हर टॉपिक के साथ आप इंपॉर्टेंट क्यों कहते हो, तो भाई देखो वजह बड़ी साफ है। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ही इन दिनों में आप सबके सामने लेकर आ रहा हूं। तो आप कहोगे सर ऐसा कौन सा टॉपिक है, जरा जल्दी से बताइए एक बार। तो भाई देखिए, टॉपिक जो रहेगा वो आप देखोगे तो आप खुद कहोगे कि सर बिल्कुल ये जो टॉपिक है आपका ये इम्पोर्टेंट है। तो भी देखिए यहाँ पर आप लोगों ने मेंशन कर दिया है और ये रहेगा आपका एनसीएफ्स इन इंडिया। मित्रों ये एक टॉपिक है जो कि पात्रता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, स्पेशली इसको मेंशन कर रखा है। तो अब इस टॉपिक में कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको समझना है, तो भाई इस टॉपिक को मैं दो पार्ट्स में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। फर्स्ट पार्ट में रहेगा इसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो, और सेकंड पार्ट में हम चर्चा करेंगे जी हाँ इसके प्रावधानों के बारे में। तो पहला जो जवाब है कि आपको कहना है कि सबसे पहला आंसर है अब तक, जी हाँ एनसीएफ। तो अब आपने कहा कि भाई अब तक एनसीएफ जो है ये कितने भारत में बन चुके हैं मित्रों। तो जब इस प्रश्न का आप जवाब देखोगे तो भाई देखो कुल मिलाकर यदि हम बात करते हैं तो कुल 5 जो एनसीएफ है ये अब तक बात बन चुके हैं। तो आपने कहा कुल कितने एनसीएफ बने हैं मित्रों, तो आपने कहा भाई कुल 5 एनसीएफ बन चुके हैं। अब कौन कौन से और कब कब बने हैं, तो पहला जो जवाब रहेगा ये आप लोगों ने बनाया है 1975 में आपने बनाया है मित्रों। दूसरा जो रहेगा ये आपने बनाया है 1988 में बना दिया है। थर्ड जो रहेगा ये भाई देखो आपने 2000 में बनाया है, और 2000 के बाद में आपने ये बना दिया है 2005 में बना दिया है। और मित्रों उसके बाद में यदि हम बात करें तो आपका जो लास्ट वाला है ये आपने बनाया है 2023 वाला बनाया है। तो ये देखो भाई आपका एक जवाब है। अब हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपका जो रीट का पात्रता वाला जो सिलेबस है, उस रीट वाले जो सिलेबस है उसमें आपने कौन सा मेंशन कर रखा है, तो भाई एनसीएफ 2005 है, ये हमारे यहाँ मेंशन कर रखा है। तो हमारा सारा जो ध्यान रहेगा वो रहेगा आपका एनसीएफ 2005 पर रहेगा। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा कि साहब ये जो है प्रथम एनसीएफ है, प्रथम एनसीएफ है भाई, ये आपको ध्यान दिया है प्रथम एनसीएफ है, और ये रहेगा आपका सबसे नवीनतम है भाई। इसको आपने जवाब दे दिया है सबसे जो नवीनतम जो एनसीएफ है ये आपका 2023 वाला आपने जवाब दिया है। अब हमें क्या करना है, कुछ बातों को समझना है। और जब आपने कहा सर कौन कौन सी बातें हैं जिनको अभी हमें समझना है, तो पहले हमें क्या करना है भाई, कुछ पृष्ठभूमि है, ये पृष्ठभूमि अपने को जाननी और समझनी होगी, जिसको आप लोगों ने बैकग्राउंड कहा है। तो ये जो बैकग्राउंड है ना मित्र, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी टॉपिक के लिए। और कहते हैं कि साहब जब हम टॉपिक की जो बैकग्राउंड है यदि ये हम समझ जाए तो हमारा जो काम है बहुत आसान हो जाता है। तो हमने सबसे पहले कहा है साहब, और ये जो जवाब आपने दिया है एनईपी 1986 वाली जो बात है ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो जब आपने आंसर दिया है कि सर एनईपी 1986 जो है ये क्या कहती है, तो इसमें एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कहते हैं साहब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, ये आपने जवाब दिया है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का स्वरूप ऐसा हो, का स्वरूप, ये क्योंकि मामला महत्वपूर्ण है, ये ऐसा हो जो राष्ट्रीय व्यवस्था या राष्ट्रीय शिक्षा का व्यवस्था करता हो। ये आपने जवाब दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था करता हो, ये एक बात कही है। इसका मतलब है जब आपका एनसीएफ 2000 बना था आपका, तो उससे पहले ये सुझाव बड़ा महत्वपूर्ण था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ मित्र, आपके सामने आता है पीओए 1992 मित्र, ये आपके सामने आया, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है कार्य योजना, ध्यान रखना है आपको। और ये आपका नाम आ गया है कार्य योजना 1992 मित्र। अब इसके जो अध्यक्ष थे ये आपको ध्यान रखना है,
और कौन थे मित्र इसके अध्यक्ष? तो ध्यान रखिएगा भाई, आंध्र प्रदेश के सीएम श्री जनार्दन सिंह रेड्डी साहब, ये आपने जवाब दिया है, जनार्दन सिंह रेड्डी, ये इसके कर्ता धर्ता रहे हैं। कौन थे ये? तो आपने आंसर दे दिया भाई, आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री थे, ये इसके अध्यक्ष थे। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो आपकी एनईपी 1986 है उसके लिए कुछ सुझाव दिए थे। अब ये सुझाव कौन से है तो आइए देख लेते हैं जरा। तो हमने क्या कहा भाई, पीओए के सुझाव। अब मित्र ये जो पीओए के जो सुझाव है ये आखिर कौन कौन से थे? तो यहाँ पर केवल 3 बात मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इन्होंने कहा कि भाई जो आपकी शिक्षा है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि शिक्षा में प्रासंगिकता का होना ज़रूरी है। फिर उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है आपकी उसके अंदर लचीलापन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। ये आपने जवाब दिया है पीओए के शिक्षा के सुझाव है मित्र ये। तो आपकी जो शिक्षा है उसमें ये सब होना ज़रूरी है, कि शिक्षा के सुझाव है जो इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। तो ये सुझाव इन्होंने दे दिए हैं जिनको ध्यान में रखकर आपके आगे चलकर जो शिक्षा की व्यवस्था है मित्र वो देखने को मिली है। ये हमने एक जवाब आपके यहाँ रखा है। अब हम क्या करने वाले हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 1992 से। तो मित्र अब आपके यहाँ पर क्या होता है, सब यशपाल समिति का गठन होता है। यशपाल समिति हमारे यहाँ आ जाती है। अब जब यशपाल समिति हमारे यहाँ आती है तो भाई देखिए, इसमें सबसे पहले आपने आंसर दिया है कि इस समिति से जुड़े हुए कुछ छोटी छोटी बातें हैं। जैसे साहब इसमें जो अध्यक्ष साहब थे, ये अध्यक्ष कौन थे? तो भाई अध्यक्ष थे इसमें प्रोफेसर यशपाल साहब, इस समिति के अध्यक्ष रहे। ये आपने आंसर दिया है। इसके अलावा मित्र आपने कहा है कि भाई इस जो समिति है इसका गठन जो था आपने कब किया? तो आपका जवाब रहेगा भाई 1992 में इसका गठन किया गया है। आपसे कहेंगे कि भाई इसकी जो सिफारिश है मित्र वो सिफारिश क्या रहा है? तो सिफारिश आपने जो दी है ये आपने दिए है 15 जुलाई 1993 को आपने इसकी सुझाव दे दिया है मित्र। अब इसका दूसरा जवाब रहेगा कि भाई इसका जो प्रकाशन है ये प्रकाशन कब हुआ है? तो मित्रों उसमें भी आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रकाशन इसका हुआ है ये आपका होता है, और ये आपने जवाब दिया है सितंबर 1994 को मित्र, ये आपने जवाब दे दिया है। तो कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण जो जवाब है आपका ये यहाँ पर देखने को मिला है। अब इसका मुख्य जो सुझाव था ये क्या था भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य सुझाव मित्र क्या रहा है? तो ये आपने आंसर दे दिया है, इसका प्रकाशन कहां पर हुआ है? तो आपने जवाब दे दिया है चकमच पत्रिका, यहां पर इसका आपने सुझाव को जो है वो प्रकाशन कर दिया है। अब यहां पर आपको क्या करना है, मुख्य सुझाव क्या था? शिक्षा बिना बोझ के हो, शिक्षा बिना बोझ के हो, ये आपने जवाब दिया है। कैसा होना चाहिए? एजुकेशन शुड बी विदाउट बर्डन। मित्र ये आपका एक जवाब है जो आपने जवाब दिया है, शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। अब ये सारे के सारे जो काम हैं ये आपके हो चुके हैं। अब इसके अलावा इसका एक और सुझाव था, और क्या है कि साहब सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात कहूँगा वो ये रहा है कि साहब ये जो एनसीएफ 2005 की जो बात होती है उसका भी कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम है वो यहीं से निकल कर आता है। तो आपका क्या जवाब रहेगा मित्र? तो अब आपने क्या किया साहब, ये जो एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया अब आपको ध्यान में रखना है। और जब आपने कहा कि सर ये जो एनसीएफ 2005 की प्रक्रिया है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, किस जगह से स्टार्ट होगी, तो हमने पहला जो जवाब है आपका, ये पहला जवाब यहाँ पर मेंशन किया है। और क्या रहेगा, कहते साहब 14 जुलाई
से 19 जुलाई 2004 से चर्चा प्रारंभ होती है। चर्चा प्रारंभ होती है, यहां पर विचार विमर्श स्टार्ट होता है मित्र। ये आपने जवाब दे दिया है। अब दूसरा जवाब ये है कि साहब इस पूरे के पूरे, जी हाँ, एनसीएफ 2005, ध्यान रखना है आपको कि निर्माण का जो आधार है मित्र, के निर्माण का जो आधार है वो आधार क्या बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है साहब यशपाल समिति, ये ध्यान रखना है आपको, यशपाल समिति के सुझाव जो थे इसके आधार बनते हैं मित्र। ये आपने जवाब दिया है। अब थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं साहब एनसीएफ 2005 के लिए, ये आपने जवाब दिया है कि साहब एनसीएफ 2005 के निर्माण के लिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, और ये कई दफा आपकी एग्जाम में भी आ रखा है। कहते हैं साहब 21 फोकस समूह, जिनको निगरानी समूह आपने कहा है, फोकस समूह आप कहो तो निगरानी समूह मित्रों इसको कह सकते हो, जो कि अलग अलग क्षेत्रों की सूचनाएं सुझाव इन्होंने एकत्रित किए हैं। तो इनको हम निगरानी समूह जो है वो हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सुझाव एकत्रित किए हैं। तथा दूसरा जवाब है तथा प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में, बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है ये, प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय संचालन समिति कहिएगा, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी आपने कहा है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, जिसको राष्ट्रीय संचालन समिति आपने कहा है, राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया। ये कहा है जिसमें 35 प्लस 3 सदस्य थे। अब आप कहोगे सर 35 तक का तो हमने सुना है, ये 3 सदस्य कौन से आए हैं? तो ध्यान रखिएगा भाई, ये जो 3 जो मेंबर थे ये एनसीईआरटी की पाठ्यचर्या सदस्य थे, ये पाठ्यचर्या सदस्य रहे हैं मित्र ये। तो ये आपने जवाब दे दिया है भाई, इसके पाठ्यचर्या सदस्य थे ये। अब ये कौन कौन थे मित्र, तो इनका जो नाम है मैं आगे वाली जो स्लाइड उस पर अभी दिखा देता हूं आपको। तो आपने जवाब दिया सर एनसीईआरटी के सदस्य कौन कौन थे, तो आपने एनसीईआरटी के जो सदस्य रहे हैं ये सदस्य कौन कौन से हैं। तो इन सदस्यों में पहला जो नाम था मेरा ये रहा है डॉक्टर रंजीता अरोड़ा, आपने कहा है, या डॉक्टर रंजना अरोड़ा आप कह सकते हो इसको। तो पहला जो नाम है आपका डॉक्टर रंजना अरोड़ा मित्र, ये आपका पहला नाम हो गया है, ये आपका पहला जवाब है। दूसरा हो गया है डॉक्टर अमरेंद्र बरोह हो गया है। थर्ड हो गया है आपका श्री आर मेघनाथ मित्र। ये जो सारे नाम थे ये वो लोग हैं जो इस कमेटी में एनसीईआरटी के मेंबर के रूप में शामिल हुए हैं। तो संचालन समिति में 35 मेंबर थे, लेकिन एनसीईआरटी के मेंबरों को मिला दिया जाए तो उनकी संख्या कितनी हो जाती है, 35 + 3 = 38। अब यहां से हम बात करेंगे कि साहब ये जो आपका, जी हाँ ध्यान रखना है, कहते साहब एनसीएफ 2005, ये कह दीजिएगा एनसीएफ 2005। और जब आप कहोगे एनसीएफ 2005 का
जो प्रारंभ है मित्र, इसके बारे में कहा है कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियों से इसका शुभारंभ होता है। और वो जो पंक्तियां हैं उनके निबंध से ली गई है, जिसको आपने नाम दिया है, जी हाँ, सभ्यता एवं प्रगति। और वो पंक्तियां मित्र हमेशा एग्जाम से पूछी जाती रही है। मेरे पढ़ने वाले हमेशा कहते हैं सर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं सर, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। मित्र, कितना पढ़ते हो ये कोई मायने नहीं रखता है, आप कितना पढ़ते हो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है आप क्या पढ़ रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो उसका रिलेशन आपकी एग्जाम से है या नहीं है, ये ज़्यादा मायने रखता है। मुझे या आपकी एग्जाम को इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना आता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपकी एग्जाम से कनेक्टेड है या नहीं। तो मित्र, मुझे बहुत कुछ आता होगा, लेकिन आपको या आपकी परीक्षा उससे पास नहीं होगी कि मैं आपको कितना पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपका इम्तिहान इससे जरूर पास होगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपकी एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं है। यही कारण है मैं हमेशा कहता रहा हूँ वो पढ़िए जो एग्जाम में आता हो, वो मत पढ़िए जो टीचर को आता है, क्योंकि टीचर अपने आप को बेस्ट साबित करने के लिए, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए कई बार अति महत्वाकांक्षी हो जाता है, बहुत एम्बिशियस हो जाता है, जिसके कारण वो उन बातों को भी बताता चले जाता है जिनका संबंध हमारी एग्जाम से नहीं होता। इसलिए ध्यान रखिएगा। रविवर आपने कहा है, कविवर आपने कहा है, कविवर आरनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर कि इन पंक्तियों से होता है, कि इन पंक्तियों, अब ये पंक्तियां मित्रों कहां से ली गई है, तो कहते हैं ये पंक्तियां जो ली हैं उनकी सभ्यता एवं प्रगति जो निबंध है मित्र उससे ली गई है। तो आपने कहा सभ्यता एवं प्रगति निबंध से ली गई है। क्या कहा है साहब, देखते हैं। कहते हैं उदार आनंद बचपन की कुंजी है, उदार आनंद बचपन की कुंजी है, ये हमने आंसर दे दिया है। उदार आनंद बचपन की कुंजी है जिसकी प्रकृति को, ये हमने आंसर दे दिया है, जिसकी प्रकृति को ना समझ। ये कुछ बातें हैं जो कि हमेशा पूछी जाती है कि प्रकृति को ना समझ वयस्क संसार से विकृति का खतरा है मित्र, ये आपने आंसर दे दिया है, विकृति का खतरा है, ये हमने आंसर दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका ये कंप्लीट होता है आपका उसका परिचय। अब मित्र एक क्लास में मैं इतना ही करवाने वाला हूँ, लेकिन इससे जो अगला पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आगे जो हमारा वीडियो रहेगा, उस नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम क्या आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो याद रखिएगा ये जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा, उसमें हम बात करेंगे कि साहब ये जो एनसीएफ के कुल जो अध्याय है, कुल अध्याय कौन कौन से हैं मित्र, ये हम जानेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि इसमें जो सिद्धांत कहे हैं ये सिद्धांत कौन कौन से हैं, और फिर हम बात करेंगे आपसे आपके प्रावधान के बारे में। तो उसके लिए आपका जो नेक्स्ट वीडियो है उसका देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी इजाज़त है, जी हाँ, लेने का समय। लेकिन इतना कहूँगा कि साहब जोरदार तरीके से मेहनतें करिएगा, क्योंकि मेहनत ये नहीं देखती कभी कि आप क्या पढ़ रहे हो, लेकिन मेहनत को इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपकी एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं है। तो आप पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा, हमेशा चेहरे पर मुस्कुरान रहिएगा, और इस बात को ध्यान रखिएगा साहब की मेहनतें कभी जाया नहीं जाया करती। आज नहीं तो कल सही, और अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद सही, लेकिन कामयाबी उन लोगों को ज़रूर मिलती है, उनके हिस्से में ज़रूर आती है जो अपनी रात हमेशा कोशिशों में गंवा देते हैं। तो गुड नाइट आप सभी को, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।